हेलो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीजीटी 2016 एग्जाम का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग ऑर्गेनिक का जो 2016 का पार्ट था वो डिस्कस कर चुके थे। अब इससे आगे हम लोग जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि जो मेरे पास सेट है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें बेसिसिटी बतानी है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की। अब उसकी बेसिसिटी बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, यानी जो फॉस्फोरस है उससे इस तरह से 3 OH ग्रुप लगे हुए होते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में। अब हमें बतानी है इसकी बेसिसिटी। अब जितने हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यानी जितने H+ आयन ये डोनेट कर सकता है, उतनी इसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। अब जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है उसमें यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, यानी एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया। यानी अब इसके पास में 3 हाइड्रोजन हैं जो ये डोनेट कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, इसकी बेसिसिटी हो गई 3। तो इसका आंसर क्या हो गया ये। अगर आपसे पूछ ले कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, ये तो हमने निकाला है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की। अगर पूछ ले ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। अब इसमें क्या हो जाता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में एक हाइड्रोजन को यहां से यानी कि डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच कर दो, यानी ऐसे। तो अब ये हो गया ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। अगर यहां पर कहें इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी होती है 2। ठीक है। अगर ऐसे ही पूछ ले हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, यानी अगर यहां पर पूछ ले हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO2। अब इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी, यानी कि अब यहां पर जो 2 हाइड्रोजन है इस फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1, क्योंकि इसके पास केवल एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच है, जिसको ये H+ की फॉर्म में डोनेट कर सकता है। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी हो जाएगी 1। ठीक है, यानी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी हो गई 2, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी हो गई 3 एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी हो गई 1। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है कि एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियोडिक टेबल, यानी सेम पीरियोडिक टेबल यानी सेम पीरियड से कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग नहीं करते हैं, जो एक ही पीरियड में नहीं आते हैं। अगर हम इसकी बात करें, है टाइटेनियम, अब ये आता है D ब्लॉक एलिमेंट्स में और ये टेलुरियम आता है P ब्लॉक एलिमेंट में, यानी ये दोनों ही क्या हो गए, इसका आंसर ये हो गया, क्योंकि ये तो हो गया D ब्लॉक एलिमेंट टाइटेनियम और ये हो गया P ब्लॉक एलिमेंट। दोनों अलग पीरियड से आते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी ये कौन से पीरियड में आता है, अगर हम इसकी बात करें ये आता है 3D में, थर्ड पीरियड में। ठीक है, और ये जो आता है टेलुरियम आता है, ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये आता है ओके टेलुरियम, यानी कि 18th ग्रुप एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन फैमिली में आता है ना, तो ये 18th ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में, और P ब्लॉक एलिमेंट है, ये आता है थर्ड पीरियड में, और ये D ब्लॉक एलिमेंट है। ये दोनों अलग अलग से हैं, लेकिन अगर इनकी बात करें ये दोनों हैं S ब्लॉक सॉरी P ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हो गए P ब्लॉक एलिमेंट्स। ये ऑक्सीजन फैमिली का हो गया और ये कार्बन फैमिली का हो गया,
दोनों पी ब्लॉक हो गए। ये Li हो गया फर्स्ट ग्रुप का और ये हो गया सेकेंड ग्रुप का, तो दोनों क्या हो गए, ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ये एस में आते हैं। इनको देखें तो ये दोनों क्या हो गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। यही हमें बताना था कि सेम पीरियोडिक ब्लॉक में नहीं आते हैं, यानी कि ब्लॉक की बात कर रहा है, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक के हैं दोनों, ये दोनों एस ब्लॉक के हैं और ये दोनों एफ ब्लॉक के हैं। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है नील वाटलेट ने यूज किया था, किसको प्रिपेयर करने के लिए, द फर्स्ट ट्रू केमिकल कंपाउंड ऑफ एन इनर्ट गैस एलिमेंट को यूज करके, मतलब नील वाटलेट ने कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था। अब उन्होंने क्या किया था, नील वाटलेट ने सबसे पहले यूज किया था, उन्होंने PTF6 को O2 के साथ में रिएक्शन कराई थी। मतलब उन्होंने जो रिएक्शन कराई थी ऑक्सीजन के साथ में करा के देखी थी PTF6 की, प्लेटिनम टेट्रा फ्लोराइड की, यानी कि नॉट टेट्रा हेक्सा फ्लोरो प्लेटिनम की। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब उन्होंने ऑक्सीजन से कराई तो उन्होंने देखा, उनको मिला O2 एंड यहां पर PTF6, ये कुछ प्लस एंड माइनस, इस फॉर्म में उनको एक कंपाउंड मिला। अब उन्होंने क्या सोचा, जब जो PTF6 है, ये सब कंडीशन जो है गैसियस स्टेट में कराई थी, हायर टेम्परेचर पर गैसियस सॉल्यूशन लिया होगा यहां पर। जब PTF6 की ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि जब उन्होंने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो ये इतना पावरफुल है कि इतने ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया। तो क्या बनाया, इतना, क्योंकि ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो होता है 1185 किलो जूल पर मोल के आसपास। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रिएक्शन यानी PTF6 की रिएक्शन किसके साथ में कराकर देखूं, जिनोन के साथ में कराकर देखूं। तो क्योंकि जिनोन का भी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो भी लगभग इसके ऑक्सीजन के आसपास ही होता है, यानी कि 1170 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। तो जब उन्होंने जिनोन की रिएक्शन करा के देखी PTF6 की जिनोन के साथ में SF6 का एनवायरनमेंट लेके अराउंड 77 केल्विन टेम्परेचर पर, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, जिनोन का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहां पर जिनोन का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इस तरह से, यानी कि रेड कलर्ड कंपाउंड फॉर्म हो गया, ये रेड कलर का था। तो यानी जो PTF6 है इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसने जिनोन का भी ऑक्सीडेशन करा दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा बी, यानी PTF6। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो पहले नाइट्रिक ऑक्साइड को देख लेते हैं। यानी अगर हम बात करें, यहाँ पहला स्टेटमेंट है कि नाइट्रिक ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है। अब जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर हम 7 इसके और 8 इसके, तो टोटल कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब MOT के हिसाब से हम इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s ये एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा 2s2 ये भी ए एंटी बॉन्डिंग का हो गया, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग का हो गया। इसके बाद में सिग्मा, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिग्मा 2pz यानी पहले आएगा 2pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर पाई 2px, इसमें कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पाई 2py, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 और 14, बचा एक इलेक्ट्रॉन। तो इससे आगे क्या आएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्योंकि ये इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
तो ये क्या हो गया, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक तो ये है, तो ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। इसके बाद में इट डाइमराइज रेडली एट रूम टेम्परेचर। यस, NO जो है दूसरे NO मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके N2O4 बना लेता है, N2O2 सॉरी, इस तरह से डाइमराइज हो जाता है और N2O4 इस तरह से बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें N2O2। नेक्स्ट है इसमें इट इज प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम कार्स। हाँ, उसमें भी होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी ठीक है। इसके बाद में इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म NO माइनस आयन। पहली बार तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में माइनस फॉर्म में नहीं निकलता, यानी NO माइनस तो नहीं निकलेगा। एक तरह से बोल सकते हो शायद NO प्लस हो सकता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म NO माइनस आयन। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये NO प्लस बनाता है, NO माइनस नहीं बनाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो गया, यानी कि ये इनकरेक्ट है, यानी डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिकल कंपाउंड जो है, इनमें जो दिया हुआ है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसमें कौन से के अंदर जो है ये जो एक है वो बाकी तीन से डिफर है, यानी एक जो है बाकी तीनों से डिफरेंट है, तो कौन सा है। अब हम देखते हैं, ये है CH3Li, यहाँ CH3 होल ट्वाइस बी, बेरिलियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप से, और यहाँ पर टिन लगा हुआ है। यानी ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यानी कि ऑर्गेनिक का कार्बन और मेटल जब आपस में अटैच होते हैं तो उनको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो अब यहाँ पर क्या है, एक चीज देखनी है कि यहाँ पर तो लिथियम है, यानी कि ये S ब्लॉक का हो गया, ये भी S ब्लॉक का हो गया, और ये जो है P ब्लॉक के आ गए यहाँ पर एलिमेंट। यानी जो Li है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे इधर पड़ेगा फर्स्ट में, और ये बाकी ये सेकंड का है Be, और बाकी इधर जब जाते जा रहे हैं तो ये एल्यूमिनियम और टिन ये अलग उसमें आ गए, यानी कि P ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। ठीक है, यानी कि Al आ गया कार्बन फैमिली बोरोन फैमिली में, और ये आ गया कार्बन फैमिली में टिन। तो इधर से इधर जब जाते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है, यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, एलिमेंट की डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे इधर जाते हैं एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होते हैं उतनी ही शेल में तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस पे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यानी कि जो लिथियम है इसका साइज सबसे छोटा है, यानी इन सब में देखें साइज सबसे छोटा है, वो सॉरी साइज सबसे बड़ा है लिथियम का, और न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो वो उतना ज्यादा उसको पोलराइज नहीं कर पाएगा। तो यानी कार्बन के और लिथियम के बीच में जो पोलैरिटी है वो उतना ज्यादा नहीं हो रहा है पोलराइजेशन, तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड होगा आयोनिक बॉन्ड, यानी CH3 और लिथियम के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और ये जो Li है इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इनके बीच में जो जनरेशन हो रहा है वो चार्ज की वजह से हो रहा है, तो ये है आयोनिक बॉन्ड। ऐसा कोई कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, लेकिन कार्बन और Li के बीच में कोई कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं हो रहा है, आयोनिक जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। बाकी जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जैसे जैसे इनका साइज जो है डिक्रीज हो रहा है, बेरियम का साइज और कम होता है, ऐसे ऐसे साइज डिक्रीज होता जा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो है वो तीनों में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो यानी कि ये जो CH3Li है बाकी इन तीनों से डिफरेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि जो 2D है रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है,
कौन से आयन के लिए। तो ये जो टर्म है एक्चुअली जब एग्जाम में करोगे तो हमें मतलब थोड़ा सा ट्रिक पता होनी चाहिए कि कैसे निकालने हैं। तो वैसे जो 2D होता है स्पेशली वो होता है D9 के लिए। तो D9 के लिए मैं इसके लिए मतलब अलग से कैसे निकालते हैं उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि हम कैसे निकालते हैं जो भी टर्म सिंबल्स निकालते हैं अगर आप लोग बोलोगे तो ये D9 के लिए होता है 2D जो है ग्राउंड स्टेट सिंबल होता है। अब एक के लिए मैं निकाल के बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। जैसे D9 सिस्टम है, यहाँ पर D9 है कॉपर ये Cu2+। अब इसमें कैसे निकालते हैं D9 सिस्टम के लिए। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में, जैसे कि L है ये टोटल एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर दी हुई है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 और यहाँ पर लिखा होता है J यानी कि एंगुलर मोमेंटम। तो ये J तो हो गया एंगुलर मोमेंटम, L हो गया टोटल, ये हो गया टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये सब आप लोगों ने L N L ये क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा होगा, MS वो सारे चारों क्वांटम नंबर वो तो क्लियर ही होगा क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसको कहीं कहीं पर कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। अब मान लो हमारे पास में जो सिस्टम है वो है D9 सिस्टम। तो D9 सिस्टम के लिए हम ये कैसे निकालेंगे, मैं इसको हटा देती हूँ फिर नीचे दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर हम बना लेते हैं इसकी शेल, यानी कि 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होता है। अब हम ऊपर इसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होता है +1 +2 और यहाँ +1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, ऐसे तो लिखते हैं जो भी एंगुलर मोमेंटम के बारे में लिखते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में अब हम देखते हैं यहाँ पर पहले निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यानी S की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले कैसे निकलेगी। अब S का आपको पता है कि एक ऊपर है एक नीचे है, यानी कि ऊपर वाला +½ नीचे वाला -½ तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये भी +½ -½ कैंसिल, ये +½ -½ कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देते हैं। ये बचेगा, ये क्या है +½ यानी S कितना हो गया +½ अब S की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 2s+1 में, तो ये आएगा 2 × 1/2 + 1, यानी ये आ जाएगा 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, तो 2 हो गई S की वैल्यू, 2s+1 की वैल्यू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई है। अब निकालते हैं हम L की वैल्यू। L कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ देंगे। S के लिए हम क्या करते हैं, S के लिए +s इस तरह से S की वैल्यू जोड़ते चले जाते हैं ये आपस में, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाती है। ऐसे ही L के लिए क्या करेंगे +L जितने भी बैठेंगे उस हिसाब से यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। जैसे कि एक स्पिन जो है हाफ स्पिन के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है +1 है, दूसरे वाले के लिए भी +1 है, तो ये कितना हो गया +1 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए +2 यहाँ पर 0 है, इसको तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर -2 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यानी -1, तो टोटल कितने हो गए, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी हुई 1 हो गई। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पर जो L की वैल्यू 1 होती है उसके लिए लेते हैं P। अगर L की वैल्यू जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो लेते हैं, अगर L की वैल्यू 1 है तो P, L की वैल्यू 2 है तो D, ठीक है, L की वैल्यू 3 है तो F और L की वैल्यू 4 है तो G। इस तरह से ये टर्म सिंबल लेते हैं। अब हमारे पास में जो L की वैल्यू आई है वो आई है 1 और 1 के लिए टर्म सिंबल क्या यूज करते हैं, सॉरी 1 नहीं आएगी 2 to 4, कहीं गड़बड़ किया है हमने, -2 -1 नो, N की वैल्यू 1 मिनट, हाँ ये यहाँ पर -1 -2 इस टाइप से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगी -2
ये -1 और -1 करके होगा, -1 -1 और -2, तो ये 1 1 यानी 1 1 कैंसिल हो गया, एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, L की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2। ठीक है, 2 के लिए हम ले रहे हैं D, तो इसमें जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो गया वो हो गया D। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, D हो गया, और जो D है इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आई थी, 2s + 1 की वैल्यू 2 आई थी, तो ये आ गई मल्टीप्लिसिटी, यानी यहाँ तक ही हमारा काम हो गया यहाँ पर। अब J की वैल्यू कैसे निकालते हैं, J के लिए भी अलग टर्म है, बस यहाँ पर क्या है, J की वैल्यू निकालते हैं L + S से, और एक होता है J = L - S। L + S होता है अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मोर देन हाफ फिल्ड हैं, यानी मोर देन हाफ फिल्ड हैं, आधे से ज्यादा भरे हुए हैं, तो L + S, और लेस देन हाफ फिल्ड या इक्वल टू हैं, लेस देन और इक्वल टू हैं, तो L - S। अब यहाँ पर मोर देन हाफ फिल्ड है, यानी आधे से ज्यादा भरे हुए हैं, तो L + S वाला यूज करेंगे हम। L + S यानी कि L की वैल्यू कितनी है 2 और S की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये होगी 5/2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, D के नीचे 2D और यहाँ 5/2 हो गई। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि कैसे निकालते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी किसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देखेंगे, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर। इनका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो इसका Cl का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आएगा +7, 4 2 जा 8, 8 में से बन गया 7। ऐसे ही यहाँ पर निकालेंगे तो इसका आएगा +5, 3 2 जा 6 और 1 इसमें से गया 5। इसका निकालेंगे तो इसका आएगा +3 और इसका निकालेंगे तो इसका आएगा +1। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका ज्यादा है, यानी कि ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। यानी यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, इस केस में तो आंसर हो गया HClO4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ऑक्सी एसिड्स, यानी जो ऑक्सी एसिड्स हैं फॉस्फोरस के, उनके बारे में कौन सा जो पॉइंट है वो गलत है, नॉट ट्रू, यानी सही नहीं है, कौन सा गलत है वो बताना है। अब पहला जो पॉइंट है वो दिया हुआ है कि उसमें कम से कम एक P डबल बॉन्ड O लिंकेज प्रेजेंट होगा, इस तरह का लिंक प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमने सब में ऑक्सी एसिड में बनाया था, H3PO4 का बनाया था, तो वहां पर इस तरह से OH OH OH, बाकी सब में भी इस तरह से PO ये वाला लिंकेज प्रेजेंट होगा, तो ये वाली बात सही है, हमें गलत ढूंढनी है। सेकेंड है कि 1 pH लिंकेज इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सी एसिड, नहीं। अब ये है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, यहां पर pH लिंकेज तो है ही नहीं, तो इसमें जो गलत है वो कौन सा है, बी ऑप्शन है, एटलीस्ट 1 POH। हाँ, सब में हम देखेंगे तो POH, एक POH तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक कि हमने हाइपोफॉस्फोरस एसिड का जब बनाया था H3PO2 का, उसमें भी एक POH प्रेजेंट था। तो जो फॉस्फोरस एटम है ऑक्सी एसिड्स के, वो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, हाँ 4 उससे जुड़े हुए होते हैं, यानी 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना है CFSC पैरामीटर, यहां पर दिया हुआ है, किसके लिए बताना है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, किसकी, CrH2O6 3+, तो ये है CrH2O6 एंड 3+। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में, CrH2O यानी T3, ये हो गया D3, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, D3 यानी, तो इसके लिए किस तरह से बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड का, इस तरह से बनाएंगे, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है CFSC के लिए, तो यहां पर आएंगे Eg और ये हो जाएंगे T2G, ये Eg हो गया, इस तरह से तो करते हैं, तो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, वेरी सेंटर हो गया। यहाँ पर इसके लिए लेते हैं 0.4 माइनस, और इसके लेंगे +0.6, ये हो गया
CFSC के टर्म में। तो फॉर्मूला जो लिखते हैं CFSC के टर्म में ऑक्टाहाइड्रल के लिए ये आएगा, यानी कि ये T2G में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर 0.4 से मल्टीप्लाई माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही प्लस यहाँ पर कितना हो गया 0.6, कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है इसमें कोई भी नहीं है, इस तरह से हो जाएगा, प्लस m इंटू पी यानी पेयरिंग एनर्जी और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयरिंग तो यहाँ पर है ही नहीं किसी में, तो इसके लिए आ जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 यानी 1.2 आ जाएगी इसके लिए। तो 1.2 कितना आ गया आंसर, ये इसका आंसर हो गया डी। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पॉलीमेरिक मटेरियल है जो कॉस्मेटिक्स या फिर जो भी सौंदर्य प्रसाधन है या फिर मेडिकल जो है वहां पर यूज होता है। तो जो सिलिकॉन्स होते हैं, तो सिलिकॉन्स जो यूज होते हैं वो एंटी एजिंग जो भी क्रीम्स होती हैं, सनस्क्रीन होते हैं, उनमें यूज होता है उनका। इसके अलावा सिलिकॉन्स का यूज होता है पेस मेकर्स बनाने के लिए मेडिकल में। तो इसका आंसर है सिलिकॉन। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एल्यूमिना की रिएक्शन कराते हैं कार्बन और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O, ये होता है एल्यूमिना। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो जब ये रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और इसके साथ में फॉर्म होता है ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, यहां पर 2 तो ये निकलेंगे ये, और 3 निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, यानी 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो क्या फॉर्म होता है, ALN एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन है 37, इसमें बताना है जी साल्ट, यानी कि ये दिया हुआ है, इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। अब यहाँ पर पहले है पोटेशियम, फिर है प्लेटिनम, यहाँ पर C2H4 लिखा हुआ है, यहाँ पर है Cl3। अब पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका, Pt का, तो K के लिए तो +1 यहाँ पर हो जाएगा, Pt के लिए X हो गया, C2H4 यहाँ पर नीटा2 इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, आई थिंक -2 होगा यहाँ पर, और Cl3 के लिए कितना हो गया, -3 हो गया, आई थिंक सॉरी Cl3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3। तो इसके लिए जब निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर तो ये आएगा X इक्वल टू, ये इधर आके 0, ये हो जाएगा +2, यानी 2 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इथाइलिन तो यहाँ पर 0 ही होगा। हाँ ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर लिखेंगे नाम, तो इसका नाम होगा, पहले दिया है पोटेशियम, तो पोटेशियम, फिर उसके बाद में लिखेंगे हम जो ग्रुप लगा हुआ है। अब इथाइलिन का ई पहले आता है या फिर सी, वो ट्राइक्लोरो आता है पहले, या फिर नॉट ट्राइक्लोरो नहीं, इथाइलिन का ई आता है, क्लोरीन का सी आता है, तो अल्फाबेट में सी पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो ट्राइक्लोरो कहाँ पर लिखा हुआ है, ए में तो पोटेशियम, देन इथाइलिन आ गया, नहीं होगा, पोटेशियम ट्राइक्लोरो, इन तीनों में ट्राइक्लोरो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इथाइलिन। अब ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, यहाँ पर 4 आया हुआ है, हमारा कितना आया है, 2 आया है, तो ये भी नहीं है, ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि पोटेशियम पहले आ गया यहाँ पर, तो अब इसका नाम प्लेटिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया, पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकंड, यानी सी इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर है नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, वो होती है SiO4 4-, यानी ये कुछ इस तरह से लगा हुआ होता है ऑर्थोसिलिकेट में। यहाँ पर ये तो हो गया Si, और यहाँ पर ये
कुछ ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया। इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, यहाँ पर माइनस। और ये जो डॉट, ये जो सॉलिड फॉर्म है ये है SI की, ठीक है। और ये जो है ये, तो ये हो गए ऑक्सीजन 4 और एक सिलिकॉन, यानी SiO4 माइनस कुछ इस तरह से, यानी कि 4 माइनस होते हैं सिलिकॉन पर। तो यहाँ पर इस तरह से, यानी SiO4 और 4 ही माइनस ग्रुप हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोसिलिकेट का। अब इसका एग्जाम्पल भी जैसे कि ये होता है एक 4 स्टेराइड बोलते हैं आई थिंक इसको, Mg2SiO4, इसको बोलते हैं 4 स्टेराइड। ये भी ऑर्थोसिलिकेट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा Zn2SiO4, ये भी ऑर्थोसिलिकेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक होता है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है, Si2O7 और 6 माइनस, ये होता है पायरोसिलिकेट। यहां पर हमें ऑर्थो बताना है, तो ऑर्थोसिलिकेट का होता है SiO4 4 माइनस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन ये एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी नीचे, और ये आ जाता है CCl6। तो CCl6 यानी कि कार्बन जो है, कितना एटॉमिक नंबर होता है, 6 होता है, p ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। इसमें जो कार्बन है, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 और 4, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो कार्बन है, अब ये भी क्या है, p तक ही है, इसमें d तो होता नहीं है। तो जो कार्बन है वो एक तो 4 बॉन्ड ही बना सकता है, यानी कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंट होता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल तो होते नहीं है, d ऑर्बिटल तो होते ही नहीं है, तो ये 4 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये CCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, C हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बताना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड। तो जो लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसकी CF क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो भी स्ट्रेंथ है, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ है, वो उतनी ही ज्यादा होती है। तो इसके लिए एक ऑर्डर होता है, एक सीरीज होती है, मैं कुछ का लिखवा दे रही हूँ। जैसे कि CO है, NO है, इनकी ज्यादा होती है सबसे, फिर CN माइनस हो गए, फिर अगर इनमें भी ले लें हम तो जो NH3 है उसकी CN से कम होती है, NH3 से भी कम OH माइनस की होती है, और OH माइनस से भी कम F माइनस की हो गई। तो ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ जो है उसका ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी है, CN माइनस की है इन चारों में। तो CN माइनस कहाँ है, ये है। तो इसका आंसर क्या हो गया, D हो गया। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो IR इनएक्टिव कौन सा होगा और रमन एक्टिव कौन सा होगा इन सब में से। तो IR इनएक्टिव बताना है। HCl तो IR एक्टिव होता है क्योंकि इसमें डाइपोल मूवमेंट होता है, लेकिन जो N2 है इसमें क्या है, डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। तो नो, क्योंकि दोनों इस तरह से, तो डाइपोल मूवमेंट आएगा कहां से, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों इस तरह से अटैच हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो डाइपोल मूवमेंट होता ही नहीं है इसमें। और जब डाइपोल मूवमेंट नहीं होता तो ये क्या होता है, IR इनएक्टिव होता है, लेकिन ये रमन एक्टिव होता है, रमन एक्टिव होता है, ठीक है। पोलराइजेशन, ये हाँ, ये क्या होगा, रमन एक्टिव होगा। इसके अलावा तो इसका आंसर हो गया B। जैसे कि जो हेट्रो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि HCl हो गया और NO हो गया, ठीक है, ये CO हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये रमन एक्टिव, सॉरी IR एक्टिव होते हैं। IR एक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपना एक डाइपोल मूवमेंट होता है, तो IR एक्टिव होने के लिए डाइपोल मूवमेंट होना जरूरी है। तो इसका आंसर हो गया B, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें हमें बताना है कि एक्वस सॉल्यूशन है एक सॉल्ट का, ठीक है, जो भी लैंथेनॉइड है, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है, ठीक है, लैंथेनॉइड का सॉल्ट है, ठीक है। तो वो हमें बताना है जो कौन सा होगा इसमें से, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इन रेडॉक्स रिएक्शंस में आइडेंटिफाई द लैंथेनाइड नॉइड सॉल्ट। अब इनमें जो लैंथेनॉइड सॉल्ट है,
यहाँ पर ये +4 स्टेट में है, ठीक है। और हमें पता है कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। अब उनमें भी हम देखेंगे कि कौन सा ज्यादा मतलब +4 से +3 में जाकर ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो ये है सीरियम है यानी Ce4+, ये यूज होता है क्योंकि इसकी जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है वो है Ce3+, ठीक है, ये स्टेबल स्टेट है। तो ये क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को लेगा, कहां से लेगा, जब दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा। तो Ce4+ जो है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए जो Ce4+ है, बाकी इन तीनों में जो है Ce4+ जो है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेके Ce+3 में जाकर स्टेबल होना चाहेगा, क्योंकि लैंथेनॉइड्स की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, बाकी ये कंपैरिजन में। तो Ce4+ इसका आंसर हो गया। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3। अब हमें पता है कि जो बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है और जो एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लाउरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहां पर क्या है, NH3 बेस है। अगर इसकी रिएक्शन हम एसिड से कराएं, मान लो हमने HCl ले लिया, तो ये क्या करेगा, बेस एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, NH4+ बनाएगा, और यहां पर क्या बनेगा, Cl- बनेगा। तो जो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि ये तो है बेस और ये है एसिड, तो NH3 का बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो होगा NH4+, और यहां पर HCl है एसिड, इसका होगा कॉन्जुगेट बेस, तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा Cl-, ठीक है। तो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH4+ होगा। इसका आंसर हो गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ विच पेयर डिसॉल्व बोथ HCl एंड NaOH। मतलब इनमें से मेटल ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, कौन सा मेंबर जो है HCl यानी एसिड में भी डिसॉल्व हो जाएगा और NaOH यानी कि बेस में भी डिसॉल्व हो जाएगा, यानी एसिड और बेस दोनों में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा तो एम्फोटेरिक ही कर सकते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, यानी बीच में। तो कौन सा होगा एम्फोटेरिक? तो ये तो एम्फोटेरिक है नहीं, क्योंकि ये होता है बेस, हमें पता है Li2O, ठीक है। यहां पर भी ये बेस आ गया, यहां पर भी ये बेस आ गया MgO, और ये तो यहां पर जो BeO है और Al2O3 है, ये दोनों होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये क्योंकि एम्फोटेरिक हैं तो ये एसिड में भी डिसॉल्व होंगे और बेस में भी डिसॉल्व हो जाएंगे। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें इसमें जो क्वेश्चन है इसमें बताने हैं कि आइसोस्ट्रक्चरल यानी एक जैसे स्ट्रक्चर वाले कौन होंगे। अब हम देखते हैं XeF4। तो XeF4 का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, यानी XeF4 यानी इसके होते हैं 8 आउटर मोस्ट में, तो इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है ये NiCN4, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर भी देखें तो ये भी होता है स्क्वायर प्लेनर, CnCN2-, तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। अब देखते हैं आइसोस्ट्रक्चर ही बताने हैं, तो यही वाला आंसर हो गया इसका। जो XeF4 है इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। NiCO4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह, यानी TD, टेट्राहेड्रल होता है। XeO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, XeO3 का स्ट्रक्चर होता है Xe, पायरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका इस तरह से, यानी पायरामिडल। ClF3 का क्या स्ट्रक्चर होता है, ClF3 का कहां बनाएंगे, यहां बना लेते हैं। तो ClF3 का होता है टी शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी टी शेप्ड, अलग हो गया इसका भी। अब क्या बचा, BF3 का होता है स्क्वायर प्लेनर, यानी प्लेनर स्ट्रक्चर होता है BF3 का, स्क्वायर प्लेनर। आई होप
इसका आंसर क्लियर होगा, यानी कि ये वाला इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट आयन के बारे में सही है। अब हम जब एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, जब इसकी रिएक्शन जो है बेस के साथ कराते हैं, मान लो KOH के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनता है हीट करने पर। अब इसका कलर जो होता है वो होता है ऑरेंज। तो जब इसके रिएक्शन कराते हैं तो बनता है पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, यानी ये था पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर का, और बनेगा क्या पोटेशियम क्रोमेट, ये किस कलर का होता है येलो कलर का, और इसके साथ में क्या बनता है वाटर। ठीक है, ये 2K2CrO4 बन गया। अब इसके बाद में क्या है, ये तो हो गई एक रिएक्शन। अब जो है जब पोटेशियम क्रोमेट, यानी कि ये जो येलो कलर का कंपाउंड है K2CrO4, ये है पोटेशियम क्रोमेट येलो, इसकी रिएक्शन अब हम एसिड के साथ कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब कराते हैं तो बनेगा, यानी फिर से ये जो पोटेशियम क्रोमेट है ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहां पर बनेगा K2Cr2O7। ठीक है, और इसके साथ में बनेगा क्या KCl। अभी K2Cr2O7 के साथ में करा रहे हैं तो और क्या बनेगा KCl फॉर्म होगा, 2KCl इसके साथ में फॉर्म हो जाएंगे इस रिएक्शन में। यानी ये जो रिएक्शन हो गई, अब यहां पर आप देख सकते हो ये जो है इस तरह की रिएक्शन कौन दे रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। यानी जब हम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं पोटेशियम क्रोमेट, यानी कि ये इस फॉर्म में ले लो CrO4, ये इस तरह से हो जाएगा 2- क्योंकि 2 पोटेशियम है तो 2-। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं एसिड से करा रहे हैं। अब कहां पर एसिड से कराने के बाद में क्या बन रहा है Cr2O7 2- बन रहा है, यहां पर एसिड से करा रहे हैं तो ये बन रहा है, और इसकी जब बेस से करा रहे हैं तो ये बन रहा है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में यानी कि जब Cr2O4 2- रिएक्ट कर रहा है H+ से तो बन रहा है Cr2O7 2-, यानी H+ की प्रेजेंस में ये बना रहा है क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जब हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का है इसकी बेस से रिएक्शन कराई तो बन गया पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर का। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।